भारतीय नागरिकता, ये एक ऐसा शब्द है जो हम सब अक्सर सुनते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? मतलब कौन है भारत का नागरिक? ये तय कैसे होता है? और आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए, आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर भारत का नागरिक है कौन? आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले, नागरिक कौन है? फिर नागरिकता मिलती कैसे है और जाती कैसे है? इसके बाद एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई के बीच का जो कन्फ्यूजन है उसे समझेंगे, और आखिर में नागरिकता को लेकर जो हालिया बहसें चल रही हैं उन पर भी एक नज़र डालेंगे। तो नागरिकता की ये पूरी कहानी शुरू होती है हमारे संविधान से। जी हाँ, संविधान के पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक यही वो नींव है जिस पर नागरिकता के सारे कानून टिके हुए हैं। देखिए, भारत में रहने वाले किसी भी इंसान को हम 2 कैटेगरी में रख सकते हैं, नागरिक या फिर विदेशी। अब फर्क क्या है? फर्क सीधा साधा है। नागरिक मतलब देश के फुल फ्लेज्ड मेंबर, जिन्हें सारे राजनीतिक और नागरिक अधिकार मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ है विदेशी, जिनके अधिकार सीमित होते हैं और जिनकी वफादारी जाहिर है अपने देश के लिए होती। और ये जानना बहुत जरूरी है कि कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही रिजर्व्ड हैं, जैसे आर्टिकल 15, 16 और 19 के तहत मिलने वाले मौलिक अधिकार, या फिर वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, और तो और राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे बड़े बड़े संवैधानिक पद संभालने का हक भी सिर्फ नागरिकों को ही है। तो अब सवाल उठता है कि ये नागरिकता मिलती कैसे है? हमारे संविधान ने ये पावर संसद को दी, और संसद ने 1955 में बनाया नागरिकता अधिनियम। ये एक्ट नागरिक बनने के 5 बिल्कुल साफ रास्ते बताता है। और ये 5 तरीके हैं: जन्म से, वंश के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के जरिए, देशीकरण यानी नेचुरलाइजेशन से, और 5वां, अगर कोई नया इलाका भारत में शामिल होता है तो वहां के लोगों को नागरिकता देकर। अब जन्म से नागरिकता का जो नियम है ना, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहा है। जरा इस पे गौर कीजिए। 1987 तक तो सिंपल था, भारत में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति यहाँ का नागरिक होता था। फिर 1987 के बाद एक शर्त जुड़ी कि माता पिता में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी है, और फिर 2004 के बाद नियम और भी सख्त हो। अच्छा, तो नागरिकता मिलने के तरीके तो हमने देख लिए, पर क्या ये नागरिकता खत्म भी हो सकती है? बिल्कुल, और इसके लिए भी 1955 का एक्ट ही 3 तरीके बताता है। ये 3 तरीके कौन से हैं? पहला है स्वैच्छिक त्याग, मतलब कोई खुद अपनी मर्जी से नागरिकता छोड़ दे। दूसरा है बर्खास्तगी, ये तब होता है जब कोई किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। और तीसरा है वंचित किया जाना, जिसमें सरकार कुछ खास वजहों से, जैसे धोखाधड़ी या देश से गद्दारी करने पर, नागरिकता छीन सकती है। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिसमें अक्सर लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई। आखिर इन तीनों में फर्क क्या है? ये टेबल सारी उलझन को सुलझा देगी। सबसे जरूरी बात, एनआरआई यानी अनिवासी भारतीय असल में भारतीय नागरिक ही होते हैं, बस रहते विदेश में हैं, इसीलिए उन्हें वोट देने का अधिकार भी है। वहीं ओसीआई कार्ड होल्डर विदेशी नागरिक होते हैं। हाँ, भारतीय मूल के जरूर होते हैं, उन्हें भारत में लाइफ लॉन्ग वीजा जैसी सहूलियतें मिलती हैं। और जहां तक पीआईओ कार्ड की बात है तो वो स्कीम 2015 में ओसीआई के साथ मिला दी गई थी। ठीक है, अब हम आते हैं इस पूरे मामले के सबसे ताज़ा और शायद सबसे ज़्यादा चर्चित पहलू पर, यानी नागरिकता को लेकर हाल के सालों में जो बहसें हुई हैं। और इस बहस को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे 1985 में जाना होगा, जब असम समझौता हुआ था। ये समझौता खास तौर पर बांग्लादेश से हो रहे बड़े पैमाने पर पलायन की चिंताओं को लेकर था, और इसका मकसद असम में नागरिकता तय करने के लिए एक कट ऑफ डेट तय करना था। फिर आया साल 2019 और नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए। इसने कुछ नए प्रावधान पेश किए। इसके मुताबिक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके थे, उन्हें नागरिकता के लिए योग्य माना गया। साथ ही उनके लिए देशीकरण की जो अवधि पहले 11 साल थी, उसे घटाकर 5 साल कर दिया गया। और यहीं से पूरी बहस का केंद्र बिंदु सामने आता है, असम समझौता और सीएए के बीच का टकराव।
देखिए, असम समझौते की कट ऑफ डेट थी 25 मार्च 1971 और उसमें धर्म का कोई आधार नहीं था। उसका लक्ष्य था अवैध प्रवासियों की पहचान करना। इसके उलट सीएए की कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2014 और ये 6 खास गैर मुस्लिम समुदायों पर लागू होता है, जिसका मकसद उन्हें नागरिकता देना है। यही मुख्य अंतर बहस की वजह बना। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे और बुनियादी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। नागरिकता के कानून आखिर किसे शामिल करने चाहिए और किसे नहीं? किसी को अपना मानने का आधार क्या होना चाहिए? ये वो सवाल हैं जो भविष्य में भी नागरिकता पर होने वाली हर चर्चा के केंद्र में रहेगा।